दोस्तों, आप सुन रहे हैं पाथवे टू हीलिंग और मैं हूं डॉक्टर शुभा। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम एक कल्चरल जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमारे इंडियन हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ हैं कथक गुरु सपना जी, जो एक ब्रिलियंट परफॉर्मर होने के साथ साथ जयपुर के वनस्थली इंस्टीट्यूट से कथक में पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है कि सपना जी मेरी कथक गुरु भी है, इसलिए ये मोमेंट पर्सनली बहुत मीनिंगफुल है। कथक और डांस एक ऐसा मीडियम है जो हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि डीपली कनेक्ट भी करता है अपनी रूट से। यानी कि कथक और मेडिटेशन को भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं। कथक इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। और अगर आप तनाव में या स्ट्रेस में, और अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप कथक कर ही नहीं सकते। या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हीलिंग की तरफ जाए, तो आपको क्लासिकल चीज़ों की तरफ जुड़ना पड़ेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, खास तौर से जितने छोटे बच्चे अगर स्टार्ट कर दें तो उनका फोकस उसी टाइम बढ़ने लग जाएगा। वो बहुत लाइक अपनी स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं। कथक हमारे पोस्चर में, हमारे मेडिटेशन में और कहीं ना कहीं आपको एक बेटर पर्सन बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। पेशेंस आता है, माइंडफुलनेस आती है, इसके साथ साथ हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और कहीं ना कहीं हम हमारे कल्चर से जुड़ पाते हैं। सपना जी, कथक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? कथक का एग्जैक्ट मतलब होता है कथा। जैसे इसके ऊपर एक लाइन भी है, कथा कहे सो कथक कहावे। जब डांस के थ्रू हम स्टोरियाँ कहते हैं, बताते हैं, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, कुछ भी एनीथिंग, जब डांस के थ्रू कोई स्टोरी जोड़ दी जाए तो उसको कथक कहते हैं। यहाँ से कथा से कथक निकला है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन जो भी इंडिया के टेम्पल्स हैं वहाँ से हुआ है। पहले जो कथावाचक होते थे टेम्पल्स में, इसे परफॉर्म करा जाता था ताकि लोगों को स्टोरीज भगवान के बारे में पता लगे। और उस टाइम पे ये सिर्फ भाव रस पे आधारित होता था। भक्ति हो गया कि जिसमें आप कृष्ण की भक्ति, शिव की भक्ति, तो ये सबसे पहले टेम्पल्स में किया जाता था। सपना जी, जैसे मैं कुछ और कथक डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ रही थी, तो जैसे कि भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी, ओडिशा का भी डांस है, तो ये सब बेसिकली या तो साउथ से हुए हैं या वेस्ट से हुए हैं। तो कथक मैं पढ़ रही थी कि कथक ही एक ऐसा डांस फॉर्म है जो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो नॉर्थ से आया है। तो नॉर्थ में तो इन्वेजन बहुत हुए हैं, कभी मुगल्स आए, कभी पर्शियंस, कभी टर्क्स, तो क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ? जितने भी लोग आए, कथक को बदला गया धीरे धीरे। जैसे पहले मैंने आपको बताया टेम्पल्स में किया जाता था, तो उस वक्त इसको एक भक्ति रस से देखा जाता था, एक लाइक पूजा की तरह देखा जाता था। बट फिर जब धीरे धीरे मुगल्स आए तो ये दरबारों में करना शुरू हुआ। जी, जैसे अनारकली का बताते हैं, वो हिंदू डांसर थी, तो वो मुगल कोर्ट में डांस करती थी, तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं कम हो गई कथक की? हाँ, ये ऐसा हुआ। आज के टाइम पे आप देखें, नॉर्थ का डांस फॉर्म तो है ये, बट नॉर्थ में बहुत कम लोग हैं जो इस डांस फॉर्म को सीखते हैं जी। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जैसे जब पहले मंदिरों में किया जाता था तो इसकी रिस्पेक्ट डिफरेंट थी, बट फिर वहां से जब ये दरबारों में आना शुरू हुआ, फिर इसमें चेंजेस आए, इसमें नजाकत आई, छेड़छाड़ वाले पार्ट ऐड हुए। जहां पर सिर्फ पहले भक्ति रस हुआ करता था, अब वहां पर चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। कि जैसे जैसे राजा महाराजा होते थे, कई लोग ऐसा भी चाहते थे कि हमारी स्टोरी आगे किसी और राज्य में बताई जाए डांस के थ्रू, तो वो भी चेंजेस होने शुरू हुए। तो कथक यानी कि पहले तो टेम्पल्स में था, फिर जब वो दरबार में आया तो उसके दो पार्ट हुए। एक तो इम्प्रेस करने के लिए जब कोर्टशिप के अंदर आया, सेकंड जब अपने ही राज्य की जो कथा है या स्टोरी है वो जब नेक्स्ट राज्यों में सुनानी है या नेक्स्ट जनरेशंस को सुनानी है, उसके लिए भी ये बनाया उसके लिए भी ये किया गया। फिर आगे धीरे चल के लाइक जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिर आपने देखा कि हमारे इंडिया में कितने लोगों ने रूल किया है। तो फिर वहां से क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे कथक को या क्लासिकल डांस हम कहीं जितने भी इंडिया के, बहुत दबाया गया। क्यों? उनका ये था कि अगर आपको इंडियंस को गुलाम बनाना है तो इट्स नॉट अबाउट कि आप उनको सिर्फ फिजिकली टॉर्चर करो। तो डिवाइड एंड रूल वाला उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रिंसिपल अपनाई। उनका सबसे अच्छा तरीका था कि आप इनसे इनकी वैल्यूज छीन लीजिए, इनके कल्चर को छीन लीजिए। अगर आपको आपका कल्चर ही नहीं पता है तो आप किस चीज पे अपने किंगडम का या कुछ भी है कैसे शुरू करेंगे? जी, अगर आपको इतिहास पता नहीं है तो आप इतिहास लिख भी तो नहीं सकते। और अगर हम हिस्ट्री की बुक्स में भी देखते हैं तो कथक का, या नॉट जस्ट कथक बट हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर का कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स हैं, बस ये है कि उन बुक्स को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। राइट।
जैसे नाट्य शास्त्र है, ये भरत मुनि ने लिखा था। वो एक ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। नाट्य शास्त्र मतलब नृत्य का ही शास्त्र? नृत्य का ही शास्त्र। ओके। जो नाट्य, जैसे हम पढ़ते हैं कितने शास्त्र होते हैं हमारे पास में, तो जो ये भरत मुनि जी थे, ये बहुत बड़े ऋषि थे, तपस्वी थे। सोचिए वो तपस्या करते थे, बट उन्होंने डांस के ऊपर एक किताब लिखी। मेडिटेशन से ये कितना ज्यादा कनेक्ट है। तो हमारी रूट्स को, हमारे कल्चर को छुपाया गया है। जिक्र है कथक का, वो हमारे शास्त्रों में भी है? हाँ जी, बहुत सारी। अगर आप देखें ना, जैसे मैं तो अभी अपनी पीएचडी कर रही हाँ हूँ, जी। तो इसमें हमारा जो सिलेबस होता है ज्यादातर रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब में भी कथक का वर्णन है। अगर आप टेम्पल्स में जाएंगे, साउथ में चिदम्बरम एक टेम्पल है जो सिर्फ डांस का टेम्पल है। ओह, तो वहाँ तो नटराज जी होंगे, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि नटराज को जरूर बीच में रखा जाता है जब भी नृत्य होता है। जैसे कि जो नटराज जी होते हैं, ये शिव जी ही हैं। पार्वती माता का मतलब उन्होंने अपना अग्निदाह किया था। उस वक्त अपने पत्नी के वियोग में उन्होंने डांस किया था, जिसको हम तांडव के नाम से जानते हैं। और वो तांडव जब उन्होंने खत्म किया था, तो जो उनका लास्ट पोस्चर था वो नटराज जी का पोस्चर है, जैसा कि आपने बताया। तो इसीलिए हम वहाँ शिव जी की पूजा करते हैं कि उनको डांस के देवता माना तो जाता मतलब है। शिव जी ही, जो नटराज जी और शिव जी सेम है, लेकिन जो उनका जो लास्ट एक्सप्रेशन था, जब जो थोड़ा तांडव वाला एक्सप्रेशन था, उसी को ही नटराज जी कहा गया है। नटराज जी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो उस टाइम पे चारों तरफ ऐसा हो गया था कि सबको लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी आते हैं उनको शांत करने के लिए। फिर वो जो रुकते हैं, वो लास्ट पोस्चर उनका नटराज जी वाला होता है। सपना जी, कथक कितना पुराना है और इसका वेद शास्त्रों में कहाँ इसका जिक्र मिलता है? एग्जैक्टली कथक कितना पुराना है, ये तो वैसे बताना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है। क्योंकि हम अगर देखें तो रामायण में भी जैसे लव कुश हैं, उन्होंने भी डांस के थ्रू स्टोरी कही है, कथक के थ्रू। जो श्री रामायण जो सुना रहे हैं श्री राम जी के आगे लव कुश, तो वो कथक कर रहे हैं? कथक, वो डांस के थ्रू गा के कथा बता रहे हैं। तो लेकिन ये उससे भी पुराना है। अगर हम बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण के टाइम से चलता चला आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब सृष्टि शुरू हुई थी तब से चलता चला आ रहा है। तो इस विषय पे कहना थोड़ा मुश्किल है। ओके। मैंने ना ये भी कहीं पढ़ा था सपना जी, कि जब पांडव वनवास के लिए गए थे, तो उस टाइम क्योंकि वनवास के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम मनोरंजन के लिए उनके लिए तो कथावाचक जो कथा सुनाने वाले आए थे, उन्होंने राम जी और सीता जी की कथा उन्हें सुनाई थी। ऐसा होता था। अगर आप देखें, एग्जाम्पल दूंगी, हम कितने सारे टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं, कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, कोई तप कर रहा है, तो हमेशा एक डांसर्स को ही बुलाया जाता है। हमेशा कोई ना कोई डांस फॉर्म आएगा, कथक और भरतनाट्यम, जो वो मतलब इतना पावरफुल डांस फॉर्म है कि वो किसी की तपस्या को भी भंग कर सकता है। बेसिकली कथक डांस, इट्स जस्ट नॉट अ डांस फॉर्म। ये एक ऐसा चीज है जिससे आप अपने आप को एक सोल के, एक एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। तभी कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी जो साधना होती थी, उसको भंग करने की ताकत ये डांस फॉर्म रखता था। कि इसके पोस्चर, इसके मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी की एनर्जी को कलेक्ट कर रहे थे। तो यानी कि कथक और मेडिटेशन को भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं। कथक इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। ओके। आपने तो सीखा है मुझसे, आप ये चीज समझ सकते होंगे बहुत अच्छे से कि जब हम पैरों के फुट मूवमेंट करते हैं, उस टाइम पे अगर आप एक सेकंड के लिए भी कोई थॉट अपने माइंड में लेकर आओगे, आपके पैर गलत हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये तो मैंने बिल्कुल ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आपको फुटवर्क नहीं, आपको अपने हैंड जेस्चर्स और आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपको तीनों चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और अगर आप तनाव में या स्ट्रेस में, और अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप कथक कर ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि बैठ के मेडिटेशन करो। मैंने खुद ने भी ट्राई किया है। जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, हमारी बॉडी काम है, वॉकिंग में कुछ भी नहीं है, मल्टीपल थॉट्स आएंगे और उनका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप कितना भी सोचें, आप ये सोचेंगे मैं एक चीज पे फोकस करना चाहता हूँ, वो भी एक थॉट है। एग्जैक्टली। मेडिटेशन कहाँ है? जहाँ पर आप शून्य हो जा रहे हैं, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ आप फोकस हो रहे हैं, जहाँ फोकस हो रहे हैं सिर्फ एक चीज पे, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो जब हम क्लासिकल डांस करते हैं, कुछ भी, अब जैसे ये जो डांस फॉर्म है, अगर आप, इट्स नॉट अबाउट कथक ओनली, इट्स ऑल अबाउट क्लासिकल डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, एनीथिंग, कुछ भी अगर आप सीखते हैं ना, तो आप एक टाइम पे मल्टीपल चीजें करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे कथक में चक्कर होता है,
आप देख सामने रहे हैं, आपका ध्यान पैरों पे भी है, हाथ पे भी है जी। और नेक फ्रंट पे है। हाँ जी। अब आपका फोकस 3 जगह डिवाइड हो गया, आप एक टाइम पे तीनों काम कर रहे हैं, पर आप एक ही चीज कर रहे हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, खास तौर से जितने छोटे बच्चे अगर स्टार्ट कर दें तो उनका फोकस उसी टाइम बढ़ने लग जाएगा। वो बहुत लाइक अपनी स्टडीज में भी बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं। पहला तो कोई स्ट्रेस नहीं है, दूसरा फोकस पॉइंट बढ़ रहा है, तीसरा उनको पता ही नहीं है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, बट वो मेडिटेट कर रहे हैं। राइट। जैसे कि बच्चे अपना मोबाइल में इतना फ़ोन जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो कथक करते हैं तो उनसे इनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, प्लस उनका फोकस बढ़ रहा है और एक तरह की मेडिटेशन अपने आप में हो रही है। तो इतने सारे काम 3 in 1 एक तरह से कह सकते हैं हो रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हील भी करता है। मेरे पास में काफी ऐसे लोग आते हैं सीखने के लिए जो किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हम अपने में हो गए हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे क्योंकि हम हमेशा ये सोचते थे दूसरे को कैसे खुश करना है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है, ये हमारे एथिक्स और वैल्यू होते थे। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब मुझे मेरी खुशी चाहिए पहले। राइट। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ गया है। तो इसे मेडिटेशन एज अ मेडिटेशन काम करता है कथक। एज अ मेडिटेशन काम करता है जी। सपना जी, जैसे आप बोल रहे थे ताल, बोल और फुटवर्क, तोड़ा भी एक टर्म है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि तोड़ा क्या होता है। तोड़ा बेसिकली क्या होता है, जो तत्त वर्ड से बना होता है। तो तत्त ओके। इस चीज ये टेक्निकल में आ जाता है। जैसे कि इसमें होता है शिव परन होती है, जिसमें शिव जी के बारे में बताया जाता है। परन क्या होता है, जो पखावज एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पखावज हो गया, ये नेचर हो गया, उनके बोलों से अगर कोई चीज हम बनाते हैं जो ताल में होती है, उसको परन कहते हैं। तो इसमें कोई एक आप एग्जांपल दे सकते हैं इस चीज का? जैसे कि शिव परन है, ओम भीष्म जटाजूट गंग सो विराट रूप, 3 नेत्र चंद्र भाल, कंठ में है मुंड माल, जाकी महिमा अपार, वेद कठिन नाग जात, गौरी अर्धांग संग, लस्म भस्म अंग अंग, जटाजूट गंग गंग, हर 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 महादेव, कठिन नाग जात, कठिन नाग जात, कठिन नाग जात। वाओ, तो अपने आप में एक मंत्र है। अब इसमें देखिए जो छोटे बच्चे हैं, कई लोगों को नहीं पता होता है। आज के पेरेंट्स भी ऐसे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि विष्णु जी के कितने अवतार थे, कौन कौन से थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ना तो इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ना उनकी डेली लाइफ रूटीन में है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर अब आपको अपने कल्चर से जुड़ना है, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हीलिंग की तरफ जाए, तो आपको क्लासिकल चीजों की तरफ जुड़ना पड़ेगा। अगर जब तक ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम पेड़ के फल को ही देखे जा रहे हैं, हम कभी रूट्स तक जा ही नहीं रहे। अगर आप पेड़ में कभी खाद और ये सब नहीं डालें, तो एक टाइम पे वो फ्रूटनिंग देना बंद कर देगा। आप सिर्फ पेड़ को ऊपर से पत्तों को ही साफ कर रहे हैं, आप जड़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सपना जी, एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 16 से 18 सेंचुरी के बीच में, तो उसमें क्या था, कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर था वो अंधविश्वास में जा रहा था। तो कुछ जैसे सूरदास, मीराबाई, यहाँ तक तुलसीदास, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पोएट या अपने कीर्तन या उस प्रवचनों के थ्रू इन्होंने कहीं ना कहीं एक भक्ति के अंदर एक रस क्रिएट करना शुरू किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, तो उसमें उन्होंने श्री राम जी के बारे में और कथक के थ्रू बताने के लिए एक उन्होंने एक प्रयास किया है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लाइव दूं, तो जैसे अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, अगर आपको मैं बोल दूं आपको ये 4 लाइनें याद करनी है, आपको शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा जी। अगर मैं उसी को आपको गा के सुनाऊं, आप जल्दी याद कर लेंगे। अब उसी में मैंने आपका डांस मूवमेंट ऐड कर दिया, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पहले के टाइम पे जो ग्रंथ होते थे, जब नहीं लिखे जाते थे तो लोग याद करते थे, हम जिसको कंठस्थ कहते हैं। तो ओरल थ्रू शिष्य से गुरु, गुरु से शिष्य थ्रू परंपरा थी उस टाइम, गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें क्या होता था, उनको गा के भी याद होता था, बट वो याद लंबे टाइम तक रखने के लिए उसमें एक्शन ऐड हुए। अपनी कथा को, अपने जो भी उनकी स्टोरी आगे बताने के लिए उन्होंने डांस का यूज किया, पर वो डांस कोई ऐसा वैसा डांस नहीं था, बिकॉज उस टाइम के जो ऋषि थे, अगर वो इतना महान ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वो कोई आर्ट फॉर्म ऐसे ही नहीं बनाएंगे। आपके जो बॉडी से कनेक्ट हो, जो आपके 7 चक्रास को बैलेंस कर रहा हो। अब कथक में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोस्चर। आज बच्चों का
आप देखेंगे ना हालत, स्कूल बैग इतने हैवी होते हैं जिस करके उनका सबसे बुरा पोस्चर होता है। और मोबाइल यूज करते वक्त भी उनका हेड इस तरफ होता है, तो एक पोस्चर तो बचपन से ही बिगड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो एक एज आने के बाद जब उन्हें रियलाइज होता है कि पेरेंट्स को या बच्चे को खुद रियलाइज होता है जॉब फील्ड में आने के बाद कि नहीं मुझे अब कुछ सीखना चाहिए, तो काफी रिग्रेट भी होता है कि अरे बड़ा लंबा टाइम चला गया। तो कथक क्या पोस्चर हेल्प करने में भी, हमें मेंटेन करने में भी हेल्प करता है? हाँ, कथक हमारे पोस्चर में, हमारे मेडिटेशन में और कहीं ना कहीं आपको एक बेटर पर्सन बनाने में बहुत यूजफुल होता है। बेटर पर्सन कैसे? कि माइंडफुलनेस ज्यादा आ जाएगी इससे? ये भी है, और सेकंड चीज कि आप ना ठहराव आता है आपकी लाइफ में, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? जिंदगी में थोड़ा ठहराव, स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो वही चीज है। और इसमें क्या है, आपको कोई भी चीज एकदम से नहीं आती है, ये सालों की मेहनत होती है। तो आज कहीं ना कहीं ये आर्ट फॉर्म एक चीज को प्रमोट कर रहा है, वो है तपस्या। तब चला गया लाइफ से। आप किसी भी चीज में एकदम से आपको आज सक्सेस चाहिए, आपको आज ही सब सीखना है। तो लोगों के, अब जैसे हम कहते हैं हमें हीलिंग की जरूरत है, हाँ जी, आप हीलिंग के लिए कुछ दिन का प्रोसेस कर सकते हैं, आपको थोड़े दिन का रिलीफ मिलेगा बट परमानेंट नहीं मिलेगा। वो आपको तब मिलेगा जब आप डेली काम करेंगे। डेली काम करना, किसी भी चीज को डेली करना एक तरह का तप है। तो जब आप इस आर्ट फॉर्म से जुड़ते हैं, आप में पेशेंस बहुत आता है, Right. आप में ठहराव बहुत आता है, पेशेंस आता है, माइंडफुलनेस आती है, इसके साथ साथ हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, और कहीं ना कहीं हम हमारे कल्चर से जुड़ पाते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं आप अपने एथिक्स, वैल्यू, आप कितनी सारी चीजों से जुड़ रहे हैं। जी, राइट राइट। सो डांस में यूजुअली जो होता है, कथक डांस फीमेल्स ही, अगर हम आज की बात करें तो मोस्टली फीमेल्स ही हैं। हालांकि मेल्स भी आजकल आ रहे हैं, जैसे कि कुमार शर्मा हैं, वो बहुत अच्छा कथक फ्यूजन करते हैं। लेकिन उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जब वो कॉलेज में थे तो बहुत सारे लोग उनसे बात भी नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि ये घुंघरू में क्या डांस करता है, तो उनको एबनॉर्मल समझा जाता था। देखिए, ये काफी हद तक रियलिटी है आज के टाइम की। अभी तो काफी चीजें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, बट जैसे कुमार सर हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है काफी लंबे टाइम तक। तो ऐसा ये फैक्ट रहा है कि जब सर कर रहे थे, इवन आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अगर एक मेल डांस करता है तो लोगों को लगता है कि इनमें ना वो फीमेल वाला पार्ट आना शुरू हो जाएगा, लाइक अदाएं, और इनका चाल ढाल बदल जाएगा। पर सपना जी, थोड़ा वो तो आएगा भी ना, क्योंकि कथक में एक फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती भी है, कहीं ना कहीं एक नजाकत वाला जो पार्ट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मस्कुलाइन एनर्जी कैसे बैलेंस हो पाएगी? नहीं, ये ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि देखा जाए कथक में ना एक पार्ट होता है तांडव। तांडव अगर आप देखें, शिव जी ने किया है, एक मेल बॉडी ने परफॉर्म किया है, बट उसको एक फीमेल भी करती है। तो क्या फीमेल में वो मेल वाला आ सकता है? एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खत्म नहीं हो सकती। मतलब ये हमारी विचारधाराएं हैं। हाँ, ये हमारी विचारधारा है कि अगर एक मेल अगर डांस कर रहा है तो वो एक कैरेक्टर को दिखा रहा है। अगर उसने राधा जी को दिखाना है डांस में, तो राधा जी एक कैरेक्टर है, वो राधा जी के बारे में बता रहा है, वो खुद राधा जी नहीं बन सकते। आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कथक जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी एक्सप्रेस होते हैं। हाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी सीखें, और वो कथक के माध्यम से बहुत ईजिली हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं। अब जैसे आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता कि हाँ, कथक में 9 रस होते हैं, और वो 9 रस हमारे खुद के इमोशंस हैं। और ये 9 रस कौन से हैं? जैसे इसमें करुणा रस आ गया, वीर रस आ गया, श्रृंगार रस आ गया। तो ये सारी क्या चीजें हैं? अब जैसे कथक में ना कभी भी मेल फीमेल नहीं बोलते, नायक नायिका बोलते हैं। अच्छा, बड़ा प्यारा वर्ड है। हाँ जी। कि इसमें जैसे आज के टाइम पे नायक नायिका कैसे हो गए, आप इसमें प्रेम भाव होता है। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा एक लड़का और एक लड़की है वही है। भगवान के साथ भी हो सकता है, ईश्वर प्रेम भी हो सकता है। तो वो चीजें, अब जैसे मीराबाई जी थी जी, उनको कृष्ण जी से प्रेम था। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ डिफरेंट वे में उस चीज को हम गलत जोड़ा जाए, तो वहां उनको क्या बोलेंगे, नायक नायिका। तो हमारे कल्चर में जो प्रेम वर्ड है ना, इसमें भी हम BF GF, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी टर्म्स यूज नहीं करते हैं। एक चीज को कहने का तरीका है, ये बड़ा प्योर फॉर्म माना जाता है। ये बड़ा प्योर फॉर्म माना जाता है कि हम जहाँ नायक नायिका की बात करें, प्रेम और प्रेमिका की बात कर रहे हैं। सपना जी, एक मैं घरानों का भी पढ़ रही थी कि बहुत सारे घराने हैं, जैसे कि आप जयपुर घराने से हैं, तो ये घराने के बारे में आप थोड़ा बताइए। घराने बेसिकली कैसे बने कि मान लीजिए एक मदर है, उन्हीं के 4 बच्चे हैं, डिफरेंट जगह जाके सेटल्ड हो गए, बट मदर तो सेम है। उसी तरीके से कथक सेम रहा
बट कथक को सीखने के बाद कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया। तो जो जयपुर घराना है, इट्स जस्ट लाइक अ स्पाइसी फूड, तीखे खाने की तरह है। वो कैसे? जैसे इसमें तेज चक्कर होंगे, शार्प मूवमेंट होंगी, Okay, fast होगा। फास्ट होगा। और इसमें तांडव हम ज्यादा दिखाते हैं। Okay. हम शिव जी को ज्यादा इसमें दिखाएंगे जी। और वहीं पर ही लखनऊ घराना आ जाता है। लखनऊ घराना कैसा है, अदाओं में है, सॉफ्टनेस है, तो नजाकत यानी है। कि वहाँ मुगल्स का इन्वेजन ज्यादा हुआ तो इट कुड बी द रीजन कि वहाँ नजाकत की तरफ ज्यादा चले गए। हाँ, और दूसरा वहां पर वो अपने उसमें ना कृष्ण कवित बड़े दिखाते हैं, मतलब कान्हा जी को बहुत उनकी रासलीलाओं को हाईलाइट करेंगे, कृष्ण जी को काफी दिखाएंगे। तांडव को इस कदर नहीं वो दिखाते, क्योंकि वो उन्होंने उस चीज में सॉफ्टनेस ज्यादा डाली है, स्लोनेस है थोड़ी। स्लोनेस है, सॉफ्टनेस है। अयोध्या में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जो राम मंदिर है वहाँ पे कथक को बुलाया जाता है और वो वही सेम तरीके से कथक करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं जैसे पहले ज़माने में बहुत सालों पहले जब किया जाता था। अब लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है ना कि हाँ हमारा कल्चर क्या है, चीजें आज के टाइम पे लोग नोबल कॉज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए। आप जैसे लोग जब तक वीडियोस बनाते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी रूट से जुड़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो पॉडकास्ट है, सोशल मीडिया है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ अपने कल्चर को फिर से हम रिजुनेट कर सके। लेकिन अगर हम अपने यूथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कथक को एक बोरिंग मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एकदम से तो अगर मैं चाहूँ कि वो प्योर की तरफ से आ जाएं या वो उस ओरिजिनल चीज को एक्सेप्ट कर ले तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं संस्कृत हमारी लैंग्वेज रही है, पहले माना जाता था संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, पर अब आज के टाइम पे अगर हम पूरा सिलेबस संस्कृत में कर दें बड़ा तो बच्चे डिफिकल्ट को कुछ लगेगा, नहीं समझ में आएगा जी। उसको ऐसा होगा कि अब मैं क्या करूं। तो उसी तरीके से अगर मैं कथक का प्योर फॉर्म आज एकदम से सब बच्चों को बता दूं कि आपने इसी तरीके से करना है, यही एक फॉर्मूला है, नहीं करेंगे। उनके लिए एकदम से ऐसा होगा कि ये क्या है, नहीं हो रहा, बहुत तो पहले मुश्किल सेमी है। क्लासिकल थोड़ा सा उसमें टच देंगे। हाँ, पहले आप क्या करिए, सेमी क्लासिकल क्या है बेसिकली, कथक को जब आप किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे परफॉर्म करते हैं देन इट बिकम सेमी क्लासिकल। बट बॉलीवुड सॉन्ग कहीं ना कहीं एक तरीके का अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, कि वो गाने से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ जी। अच्छा कान्हा सो जा जरा पे मैम सिखा दीजिए, हाँ जी। मोहे रंग दो लाल पे सिखा दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या हैं, कर कथक ही रहे हैं वो लोग। अब वो सॉन्ग सीखने के लिए भी उन्हें बेसिक सीखना पड़ेगा, हैंड मूवमेंट, फुटवर्क, ये सारी चीजें। और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं वो क्लासिकल की तरह अपने आप ही चले जाएंगे और उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं कि बच्चों को पहले सेमी क्लासिकल से इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि आपको ये करवाया जाएगा, क्योंकि सेमी क्लासिकल में सीख तो वो बेसिक ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सपना जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की बातचीत ने हमें ये याद दिलाया कि आर्ट और कल्चर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होते, ये एक जर्नी है जो हमें हील करती है और अपने रूट से जोड़ती है। कथक के थ्रू इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी को फील करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है और हम सबको अपनी इंडियन कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करना ज़रूरी है। स्पेशल थैंक्स टू सपना जी फॉर शेयरिंग हर विजडम और धन्यवाद आप सभी लिसनर्स का। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।